हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बाय यूपीएमएसपी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास समय है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक है हमारे 70 और ये हिंदी का मॉडल पेपर है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में 2 भाग खंड आ और खंड बा है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है ओमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन के साथ। अगला है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना ही काटें, ना इरेज करें या व्हाइटनर आदि का उसमें प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि खंड आ यानी कि अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो जो सप्तक है, जो सप्तक यानी कि तार सप्तक की बात हुई है। तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ, तो ये 4 कुल प्रकाशित हुए थे। पहला हुआ था 1943। अब इसी में 8 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1951। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1959। फिर और जोड़ेंगे। अब इसके बाद आपको तीसरी बार में 20 साल जोड़ने हैं, जिससे वो हो जाएगा 1979। लेकिन पूछा गया है दूसरा सप्तक, तो 1943 के बाद अगर आप उसमें 8 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 1951। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1951। अगला देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है इसमें से वो है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, उर्वशी, पल्लव, साकेत या कामायनी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना इसमें से हो जाएगी पल्लव। उर्वशी जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी की। जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी कि पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे देखते हैं। देखिए, जो छायावाद है उसकी मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि जो छायावाद के कवि थे वो प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो, इसमें जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगर देखते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है वो हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। देखिए, इसमें जो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो वो नाटक हो जाएगी। और किसकी विधा है, यानी कि किसने लिखी है? तो अजात शत्रु जो है वो लिखी है जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला देखते हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो पात्रों के मन के भावों को ज्यादा स्पष्ट करते थे। अब देखते हैं। सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपयुक्त सभी। इसमें जो ये क्वेश्चन है 1018, ये गलत लिखा है। 1018 नहीं होगा, ये 1918 से 1936 तक का समय है। अब आप आंसर आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है इसको वैसे तो शुक्ल युग बोला जाता है, लेकिन इसी समय में प्रेमचंद्र युग भी था और प्रसाद युग भी था। शुक्ल युग के अन्य नाम को भी बोल सकते हैं आप, कि शुक्ल युग के अन्य नाम ये दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। मैला आंचल किसकी
रचना है, चित्रलेखा किसकी रचना है, उसने कहा था किसकी रचना है, कफन किसकी रचना है। तो हम लोग देख लेते हैं। चित्रलेखा जो है वो है भगवती चरण वर्मा, उसने कहा था चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी, और कफन है प्रेमचंद। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। पहले का खा, पहले का खा है, पहला ऑप्शन है खा, तो सी और डी जो है वो कट गए क्योंकि उसमें पहला का और गा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है गा, तो दूसरे का गा केवल ए में है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराट, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। ऑप्शन दिया गया है केवल एक यानी कि केवल सेवा सदन, बी पहला दूसरा तीसरा यानी कि सेवा सदन भी, विराटा की पद्मिनी, कफन भी। सी है पहला दूसरा और चौथा यानी कि सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन और चित्रलेखा, या डी उपयुक्त सभी। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि कफन जो है प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध जो है कहानी है, इसीलिए सी सही हो जाएगा क्योंकि सेवा सदन भी उपन्यास है, विराटा की पद्मिनी भी उपन्यास है और चित्रलेखा भी उपन्यास है। अगला देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव जो है वो होता है शोक, क्योंकि 10th के सिलेबस में रति श्रृंगार रस का होता है, वो हमारे में है नहीं। और निर्वेद जो होता है शांत का होता है, निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। केवल बचेंगे शोक और हास, हास का होता है हास्य, इसीलिए सी शोक सही हो जाएगा, करुण रस। अगला देखते हैं। अब आ गए हमारे एग्जाम्पल। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभातम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार की मैंने एक बार एक ट्रिक बनाई थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें जो मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि मनो जनो, मन मानो, मनो जनो, मनो, ये जो शब्द होते हैं ये अगर किसी उदाहरण में आ गए तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अगला देखते हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? अगर आपने पढ़ा होगा तो चौपाई अपने सिलेबस में है नहीं, दोहा अपने सिलेबस में है नहीं, तो ये दोनों तो कट हो गए। सोरठा जो है, सोरठे में 4 चरण होते हैं, सोरठे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। केवल बचा क्या? रोला, रोला में 11 मात्राओं के बाद यति होता है, फिर 13 मात्राओं के बाद यति होता है, और इन दोनों की मात्राएं अगर हम जोड़ें तो वो हो जाती हैं 24, 13-11 24 हो जाती हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रोला। अगला देखते हैं। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिए इसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा। उपसर्ग पहले बताते हैं, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पीछे, मान लीजिए ये शब्द है, उसके पीछे एक उपसर्ग लगा दिया जाए तो उससे उसका अर्थ बदल जाता है, उस अर्थ जो बदल जाता है जिससे वह नया शब्द बन जाता है, तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगा दिया जाता है। तो इसमें आपको दिखेगा तो हार, हार जो होता है वो गले में पहना जाता है, उसमें लगा दिया है प्रा, प्रा जो है हमारा सही आंसर होगा, उसमें प्रा लगा दिया है तो वो बन गया प्रहार यानी कि आक्रमण यानी कि हमला करना। अब आगे देखते हैं। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र का मतलब हो गया 5 तंत्रों का समूह, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, होगा आपका द्विगु समास। आगे देखते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं?
अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो हैं पूरे पूरे 8। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको नाम बताता हूँ। एक होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक वाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये होते हैं पूरे पूरे 8। अगला देख लेते हैं, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि अश्रु। अगला देखते हैं, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि किसकी प्रधानता होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। और एक होता है कृतवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगला देखते हैं, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है हमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सॉरी, इसका आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। सर्वनाम बतानी है। देखिए मनुष्य जो है वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, बचपन हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो बचा क्या, कोई हो जाएगा हमारा सर्वनाम, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं हमारे खंड 12 वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें हमें 2 जो है वो मिलेंगे, अथवा यानी कि 2 हमें गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आप हमें कोई एक करना है जो कि 6 नंबर का है एक। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहले पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। इसका हमें बताना है गद्यांश का संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। अब हम देखते हैं लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर अनेक बोलियां बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, इसीलिए इन भिन्नताओं और संप्रदायों के बीच और बोलियां इनकी गिनती नहीं है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में लेखक ने भारत को अनेक देशों का समूह कहा है, क्योंकि यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक देश अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह कहा है। अब हम देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की जो है, देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार करनी है। लिखना है, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ या अलग हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश नहीं है अपितु ये अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं।
दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने की योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आती है। तो एक हो जाएगी हमारी ये पूरी व्याख्या, और इसी के साथ आपको पूरे 3 क्वेश्चन में 2-2 नंबर के हैं तो 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, अथवा या तो आप वो वाला करेंगे या तो ये वाला करेंगे, कोई एक करना है आपको। देखते हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका जो संदर्भ होगा, गद्यांश कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं शीर्षक या निबंध से उद्धृत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैं आपको पूरे की इसकी व्याख्या बता देता हूं, जो है कि लेखक साहित्य की सुधार की प्रकाश डालते हुए कहता है कि आज का वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में गौरव का वर्णन किया गया है। अतः भविष्य में सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु वह कमजोर व दुर्बल हो जाएगी। उनका आज यह जो नया साहित्य अतीत का स्मारक बनकर रह जाएगा। आज के युवा भी बाद में अतीत का गुणगान करेंगे, और वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर अन्य कार्य करेंगे, और वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर अन्य सघन का काम करेंगे। ये भविष्य के लिए चिंतित रहने लगेंगे, और वर्तमान में वृद्धों से अतीत दोनों को यह स्वप्न सुखद और अच्छे लगेंगे। मानव जाति का स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर है तो मनुष्य वही पाना चाहता है, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। देखते हैं। तो प्रगतिशीलता का जो अर्थ है वो है कि सुधार किए जाने पर इनमें तत्कालिक सुधार हो जाता है, परंतु आगे चलकर कार्यक्रम में वे ही सुधार फिर दोष मानने जाने लगते हैं, और उनमें फिर से सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसी सुधार क्रम और परिवर्तनशीलता से जीवन प्रगतिशील माना गया है। इसे प्रगतिशील भी कहा गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हमारा आ गया, निम्नलिखित पद्यांश पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये भी 6 नंबर का होगा, तो पढ़ लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लै लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावतो सोही मेरो रसबान, सौ तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी है। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। तो ये हमें आंसर देना है। तो देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्य सर रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक या पद्य से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या होगी वो होगी, श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति कवि रसखान
कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के रूप में लूं जन्म, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, जिसका मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी नंद बाबा की गायों के बीच प्रतिदिन चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने उठाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उन्हीं कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो जमुना के किनारे हो, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि रसखान हर रूप में श्री कृष्ण के अधीन रहना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी व्याख्या। अब हम लोग देखते हैं, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा। इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा, तो जो गोपियां थी वो कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की मोर पंख लगाई, उनके जैसी चुनरी ओढ़ी, उनके ही जैसी वेशभूषा रखी, उनकी ही तरह ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, उनकी ही तरह कार्य करते थे, जिससे उन्हें हर तरफ कृष्ण के होने का एहसास हो। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय जसुमती अरुनंद, देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यों सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। तो ये हो गया हमारा एक और पद। इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी पद्यांश का संदर्भ बताना है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, इसके कवि सूरदास जी हैं। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या फटाक से। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसकी जो व्याख्या होगी वो होगी, प्रातःकाल यशोदा माता और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत सुखी रहते हैं, वह भी मुझे स्मरण देखकर अत्यंत खुश रहते हैं। माता मुझे रोटी मक्खन बड़े प्रेम से खिलाती हैं, मैं सारा दिन खेलते हंसते व्यतीत होता था और यह सब बातें बहुत याद आती हैं। कवि कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं कि कृष्ण स्वयं उनकी चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे हितैषी कौन मिल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती। इसका जो क्वेश्चन है वो होगा, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत होती हैं या कि नहीं होती। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो जो श्री कृष्ण को जो बातें विस्मृत होती हैं वो होती हैं, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन उनको याद आते हैं, वहाँ के घने कुंज की छाया उनको वो भूल नहीं पाते, उन्हें वो ब्रजवासियों के ध्यान में खोए रहते हैं। यही सब उनकी जो बातें हैं वो विस्मृत होती हैं। अगला देखते हैं, निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करें। संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जो कि हमारा है 5 नंबर का। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च वैवा महात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयान, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाच्छिनपि इयं नगरी विविधानां कलां शिलान्यच्च कृतलोके विश्रुता, अत्रव्य कौशेशाटिका देशे देशे सर्वत्र प्रहंते। ये हो गया हमारा गद्य। अब देखते हैं इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग हो जाएगा इसका, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विकास में बताया गया है।
इसका जो अनुवाद होगा वो होगा, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का इसी समय भी पालन कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका अनुवाद। अगला देखते हैं, एक और गद्य दिया गया है, आपको दो में से कोई एक करना है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते, मानव जीवनं संस्कृतम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकृतो नवां शक्ति च प्रपोन्नति। अत्र दुरुग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीत भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं। तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभवाः विचारेषु औधर्म आचारे दृढ़ता चेति। इसका भी हमें संदर्भ बताना है। तो ये जो हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग है, इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका जो अनुवाद होगा वो हम देख लेते हैं। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह, हठ धर्मिता नहीं है, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है। इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया गया है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। तो ये हो जाएगा हमारा इसका पूरा अनुवाद। अब हमें 2 श्लोक दिए गए हैं। इन 2 श्लोकों में से हमें कोई एक श्लोक करना है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में। तो ये हो जाएगा पूरे 5 नंबर का। ये भी देख लेते हैं। माता गुरुतरा भूमे खात पिचोरस्तथा मन शीघ्रतम मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो इसका जो संदर्भ होगा वो होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है और इसका प्रसंग होगा, इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। इसका जो अनुवाद होगा वो होगा, युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो ये हो जाएगा इसका अनुवाद। अगला वाला देख लेते हैं। आप दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता या चा यो जानती सा पंडिता। तो ये जो है एक और श्लोक दिया गया है, इसका भी हमें अनुवाद करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। जो अगर आपने प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पहेली पूछी जाती है, तो वो पहेली जो है वो संस्कृत में रहती है। तो ये जो संस्कृत में ये पूरा लिखा हुआ है, ये बीच का ही पूछा गया है इसमें। तो मैं इसका आपको अनुवाद बताता हूँ। बिना पैर वाला होता है किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है परंतु आय है। इसका उत्तर देखिए, मैंने आपको गलत बता दिया, एक बार फिर से देखते हैं। बिना पैर वाला होता है किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है,
मुख है, मुख नहीं है, लेकिन साफ साफ बोलता है, और पैर नहीं है फिर भी बहुत दूर तक जाता है। और इसका आंसर, इसका जो उत्तर है वो कोई विद्वान ही जानता है। ये जो है इसका अनुवाद हो जाएगा, इसका जो है अनुवाद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ये खंड काव्य आपको जो है वो आपको कानपुर, अलग अलग जिलों के हिसाब से बताया गया होगा। मेरे यहाँ पर जो है कानपुर है, तो वहाँ पे ज्योति जवाहर का हमसे पूछा जाता है, तो हम ज्योति जवाहर का आंसर देंगे। इसमें मिनिमम आपको 80 शब्द है, और ये पूरे पूरे 3 या 1 नंबर का है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय, और एक जो है उनकी रचना बतानी है, कोई एक प्रमुख। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको तीनों में से कोई एक करना है। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द की है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको आपकी बुक में आपके जो हैं वो तीनों होंगे, तो आपको जो याद करना हो आप याद कर सकते हैं। लेकिन टोटल जो गद्य के जो चैप्टर हैं वो हैं पूरे पूरे 7। उसमें से आप अगर 4 या 3 याद कर लेते हैं तो आपको उसमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो अगला देखते हैं। अब हमें देखा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शन दिए हैं बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। अब पद्य में जो है हमारे हैं 13 चैप्टर। पद्य में है 13 चैप्टर, उसमें से आप अगर 6 या 5 याद कर लेते हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक आएगा जरूर। तो अगला देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है, जो इतने सारे श्लोक आपने अभी तक देखे इस पूरे पेपर में, इसमें से आपको कोई भी नहीं लिखना है, आपको एक अलग श्लोक लिखना है। तो कम से कम आप 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा विश्वस्य स्नष्टा ईश्वरा एक इव इति भारतीय संस्कृतम मूलम अस्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। इसका आंसर देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मतलब कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। पुरुराजा इक्ष्वाक राजा से युद्धम अकरोत्, यानी कि पुरुराज ने इक्ष्वाक के राजा से युद्ध किया। अगला देखते हैं। चंद्रशेखरा कः आसीत्। चंद्रशेखर क्या थे। चंद्रशेखरा का आसीत्। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखरा एक भारतीय महान क्रांतिकारा अस्ति आसीत्। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि आपका है 7 नंबर का। ऑप्शन हमारे पास है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या, लाभ या हानि। तो इसमें से आपको जो पसंद आए या जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। तो इसका जो पत्र है आपको विद्यालय में सिखाया गया होगा,
या विद्यालय में नहीं सिखाया गया होगा तो आपको ऑनलाइन भी पत्र मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर अभी लिख नहीं सकता। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो जो है आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई भी एक पत्र लिखना है। तो इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर यहीं पर जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये मॉडल पेपर सॉल्विंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी मॉडल पेपर अभी आने वाले हैं तो उसके लिए बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।